आज मैं यहाँ खड़ा हूँ गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर है, इस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कि देखने वाले, सुनने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे इस ऐवान में हो या इस ऐवान के बाहर हो, मैं सबसे पहले ये बात कहूँ, अगर इस उर्दू के इस जुमले को नहीं समझे तो मैं कहूँगा कि a non-citizen is being made a citizen and a citizen is going to be made a non-citizen of this country. So this is as simple as that, sir. और मैं ये बात को अपनी आगे बढ़ाते हुए ये भी कहूंगा कि ये कानून कोई इस नजर से न देखें कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमान इस कानून के खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान की गरीब आवाम के खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान की वो आवाम जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उनके खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान की खवातीन के खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान के पसमानदा तबकात के खिलाफ है। यह कानून दलित के खिलाफ है। यह कानून एससी एसटीज के खिलाफ है। यह कानून आदिवासी के खिलाफ है। और मैं ये कहूंगा कि खुलकर कि यह कानून हमारे गरीब हिंदू भाइयों के खिलाफ भी है। और मैं जब यहां खड़ा हूं तो यह बात जरूर कहूंगा कि मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं। मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। लेकिन जभी भी मुझे देखा जाता है तो एक मुसलमान की नजर से देखा जाता है। मैं देखने और सुनने वालों से कहूंगा कि मुझे सिर्फ मुसलमान की हैसियत से न देखे और न सुने, बल्कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान की नजर से देखें। शिकवा शिकायत तो यही है कि मुझे सिर्फ मुसलमान की नजर से देखा जाता है और गोली मारो कहा जाता है और मुझे मुल्क का गद्दार कहा जाता है। तो या तो फिर मुझे पाकिस्तान जाने को कहा जाता है। मैं इस मुल्क का हूं, इस मुल्क का वफादार हूं और वक्त पड़ेगा तो इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनों को पेश करेंगे, अपने जान की नजराने पेश करेंगे। और हमारी मुल्क की तारीख यह बताती है कि मुल्क की आजादी की जिदोजहद में हर किसी ने बराबर का अपना हक अदा किया। हिंदू भाइयों ने किया, सिख भाइयों ने किया, मुसलमानों ने भी किया। यह मुल्क किसी एक का नहीं है। यह मुल्क हर मजहब के मानने वालों का है और यह मुल्क उसका भी है जो किसी मजहब को नहीं मानता है, तो उसका भी यह मुल्क है। यह मुल्क किसी एक का नहीं है। लेकिन आज यह बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह कानून आज हमारे मुल्क को बांट रहा है। आज इन कानून सीएए, एनपीआर और एनआरसी की वजह से आज प्रो और एंटी हो गया। और मैं ये भी कहूंगा और सोचने वालों के जहनों पर एक सवाल देता हुआ आगे बढ़ूंगा कि क्या आज मैं ये कहूंगा कि क्या यह कानून जिम्मेदार नहीं है जामे मिलिया के बच्चों पर मजालिम का? क्या यह कानून जिम्मेदार नहीं है अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ऊपर जो मुसीबतें आई उसका? क्या यह कानून जिम्मेदार नहीं है अवाम का रोडों पर आके एहतजाज करने का? जिम्मेदार नहीं है? क्या यह कानून दिल्ली के फिसादात का जिम्मेदार नहीं है? क्या यह कानून
53 मासूम लोगों की जानों का जाने का जिम्मेदार नहीं है? क्या यह कानून उत्तर प्रदेश में 23 लोगों की जाने का जिम्मेदार नहीं है? अरे यह कानून ही है। यह कानून की वजह से ही अवाम रोड पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्या यह कानून जिम्मेदार नहीं है शाहीन बाग पे बैठने वालों की वजह? क्या यह कानून नहीं है? अरे यह कानून ना होता, यह कानून ना बनता और ऐसे इरादे मंसूबे नहीं आते तो ना एहतजाज होता, ना मासूमों की जान जाती, ना मासूमों का खून बहता, ना हजारों के खिलाफ मुकदमा होता, ना ही लोगों के घर जलते या उनकी दुकानें जलती। अरे आज हमको चाहिए कि हम ऐसे कानून बनाएं, ऐसी बातें करें जिसके जरिए मुल्क को एक कर सकें, मुल्क को मिला सकें, टूटे हुए दिलों को जोड़ सकें, दूर होने वाले दो भाइयों को करीब ला सकें। लेकिन ऐसे कानून की वजह से लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। हजारों बरस की हमारे मुल्क की तारीख है कि हम इस मुल्क में आपस में मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन आज इस मिली जुली मोहब्बत भरे हिंदुस्तान में आज लोग ऐसे कानून के जरिए इस मुल्क को न सिर्फ कमजोर कर रहे हैं बल्कि इस मुल्क को बांट रहे हैं, मैं कहूंगा। और कहते हैं, मैं ये भी जरूर कहूंगा मोहतरम स्पीकर साहब, कि ऐसे माहौल में ये मुल्क में आज एक नफरत की दीवारों को खड़ा किया जा रहा है, तो ऐसे इन माहौल में मैं कहूंगा कि आज ये रियासत तेलंगाना की ऐवान असेंबली और इस ऐवान के हमारे लीडर और हमारी इस रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये रेजोल्यूशन जो पेश किया और जो तकरीर जो भी की है, मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण है जो रियासत तेलंगाना से सारे हिंदुस्तान को जा रही है कि इस मुल्क में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क में रहने बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक नजर से देखते हैं। आज मैं कहूंगा कि आज हमारा सीना फख्र से फूल रहा है कि हम इस ऐवान में हैं, इस ऐवान में खड़े हैं और हमारा चीफ मिनिस्टर ऐसा है जिसका नाम के चंद्रशेखर राव है, जो सबको बराबर लेके चलने की बात कहते हुए एक रेजोल्यूशन ऐसा यहां पे पास किया। और इस ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं ये भी कहूंगा जरूर कि ये 8वीं रियासत है जिसने ये रेजोल्यूशन सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ लाया। लेकिन मैं ये जरूर ऑन रिकॉर्ड आकर कहना चाह रहा हूं कि तेलंगाना पहली रियासत है और रियासत की सारे हिंदुस्तान की पहली रियासत है जो इतना गैर मामूली और तफसीली रेजोल्यूशन पास कर रहा है। किसी रियासत ने इतना तफसीली नहीं किया, तेलंगाना ने किया, केसीआर साहब ने किया, टीआरएस ने किया। और आज मैं कहता हूं कि हां, दुनिया अगर जानना चाहती है कि मजलिस टीआरएस के करीब क्यों है, इस वजह से हम टीआरएस के करीब हैं कि यह हुकूमत सबको बराबर की नजर से देखती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, इस हुकूमत की नजर में सब बराबर है। कोई पहले दर्जे का सिटीजन नहीं है तो कोई दूसरे दर्जे का सिटीजन नहीं है। अरे हमको शिकवा शिकायत तो इसी बात की है कि हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहरी की तरह देखा जा रहा है। हम इस मुल्क के बराबर के हकदार हैं, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। हम भी पहले दर्जे के शहरी हैं, हम बराबर के शहरी हैं। जिस तरीके से एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है या दूसरे मजहब का मान्य रखने वाला हो। इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क का कानून माथे पे तिलक लगाने वाले को भी उसी नजर से देखता है जिस नजर से अपने चेहरे पर टोपी पहनता और दाढ़ी पालने वाले मुसलमान को भी उसी नजर से देखता है। यह मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले को, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले या सर पे टोपी पहनने वाले, वो सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख को भी बराबर की नजर से देखता है। यह मुल्क का दस्तूर की खूबसूरती है।
और मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने आज ये रेजोल्यूशन को पास किया। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं चंद बातें जरूर इस ऐवान के सामने लाना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुलकर बातें रखी, लेकिन बाज बातें हैं जो मैं भी अपनी तरफ से रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि क्यों यह कानून की मुखालिफत की जा रही है, क्यों एनपीआर पर स्टे का हम मुतालबा कर रहे हैं, क्यों एनसीआर के खिलाफ हैं। मैं बताना चाहता हूं, चंद बातें कहते हुए आगे बढ़ूंगा। सर मैं ये जरूर कहूंगा, सर वी अंडरस्टैंड दैट दिस सिंस द गेम प्लान फॉर द क्रोनोलॉजी, जैसा कि आपको याद होगा कि ऐवान पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। कहा चीफ मिनिस्टर साहब ने होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ी। मैं होम मिनिस्टर साहब के ऐवान पार्लियामेंट के वो बयान को याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी के बारे में उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हां, आज सीए आया है, कल एनपीआर आएगा और उसके बाद एनआरसी आएगा। ये जुमले थे उनके पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा कि इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। और ही ऑल्सो सेड दैट कि टेकिंग अप एनपीआर फॉलोड बाय एनआरसी। सर, द एनपीआर एनआरसी एक्सरसाइज में भी adversely affect and cause hardship to the crores of people belonging to poor sections, sir. Once again I say this, sir. So the NPR NRC would deal a crushing blow to Dalit, Adivasis and all, which I had said. I once again say that, sir. Sir, I must say that the time is running out as the exercise of updating the National Population Register NPR 2020 is going to be taken up in just 15 days. That is from April 1st, 2020, sir. Sir, I would urge the Telangana government to immediately stay the process of NPR, sir. Stay the process of NPR, sir. Sir, there are solid reasons, sir. Sir, when I say this, there are solid reasons why we are opposed to NPR. Considered to be a prelude to the exercise of compilation of National Registrar of Citizens and ultimately to come to the rescue of all communities other than Muslims by confirming citizenship under Citizens Amendment Act 2019 on the person of these communities left out in this exercise, sir. So, Honorable Speaker, sir, we feel that the NPR lacks legal validity and statutory backing as it is not part of the Citizens Amendment Act of 2003, which provides for drawing up a register of Indian citizens and issuing national identity card to the citizens, sir. सर, जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग एतराज करेंगे कि कैसे आप कह रहे हैं कि ये स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। सर, एक सवाल है, सर, मैं अपनी बात कह रहा हूं। सर, मैं 5 मर्तबा असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ और ऐवान असेंबली में जब भी बहस होती थी, रूल्स की बात की जाती थी और मिस्टर भट्टी विक्रमा भी डिप्टी स्पीकर साहब रहे। कई वक्त आपको याद होगा सर कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट PDT आचार्य की ये बुक को खोलकर हम रूल पोजीशन को देखकर इसका हवाला देते थे। सर, आई हैव एन आर्टिकल, सर, आप भी स्पीकर साहब, आप भी कई मर्तबा इसको देखते हैं, आपने भी कई मर्तबा कहा। सर, ये एक आर्टिकल आया, सर, ये जो किताब के जो ऑथर हैं इनके एक आर्टिकल आया। सर, इस आर्टिकल में उन्होंने एक जगह पे कहा, इन द एंटायर डिस्कशन ऑन द NPR NRC CAA one important point seems to be have been missed out. What exactly is the legal status of NPR? What exactly is the legal status of NPR? Sir, when I said to stay on NPR, that is why I am showing you this, sir. Sir, he said, surprisingly, though the NPR appears for the first time in citizenship registration issue national identity card rules framed in 2003, there is no mention of it in any provisions of Citizenship Act. What is Citizenship Act? It's a parent law. Parent law.
This is rather strange because these rules have been framed under clauses 1 and 3 of Section 18 of the Citizenship Act. Clause 1 clearly says that rules may be made to carry out the purpose of Act, but the Act makes no provision whatsoever for NPR. This omission is important because the rules, sir, this is important. The rules can be made only in respect of provision in the Parent Act. In the Parent Act. आगे बढ़ के फिर वो कह रहे हैं सर. So rules are not independent provisions, and they cannot provide for any substantial schemes or project unless it is already provided for in law enacted by Parliament. Such rules are ultra virus and the law and can have no legal validity. This is what he is saying. इतने बड़े सर, हो सकता है मैं जाहिल हूं, मुझे मालूमात नहीं, मैं कानूनदान नहीं हूं, मैं गलत हूंगा, लेकिन क्या इतनी बड़ी किताब लिखने वाला ऑथर, जिसको सारे हिंदुस्तान के ऐवानों में, असेंबलीज में और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी इस बुक का हवाला दिया जाता है, यह किताब लिखने वाले यह कह रहा है, तो क्या गलत है? सर, टू गो फर्दर अहेड सर, the citizenship registration of citizen and issue of national identity card framed under the Act 2003 are totally invalid, as they provide for NPR, which finds no mention in Citizenship Amendment Act of 2003 provided for the National Registrar of the Citizens. So rules cannot contradict the parent law, but here we have a case where the parent law violates the Constitution, the subordinate law violates the parent law, and the enumerator's manual, which is mere executive instructions, I would say, sir, violates the subordinate law. आप देखिए सर, सर आप अगर आप बोले मैं फिर से रिपीट करूंगा, the rules cannot contradict the parent law, but here we have a case where the parent law violates the Constitution, the subordinate law violates the parent law, and the enumerator manual violates the subordinate law. This is why, sir, we oppose and we say that we have to stay this. This is why, sir. Moreover, these rules severely lack validity as they exceed the scope of Act of 2003. Since these rules are notified 1 year, और एक बात sir, these rules are notified 1 year before the Act 2003 itself came into force. एक साल पहले rules बनते हैं, एक साल के बाद Act बनता है. NPR is thus and illegitimate. Sir, I would like to use this. NPR is thus an illegitimate child of a father who was born a year after his own child was born. साहब पहले एक्ट बनना चाहिए, एक्ट के बाद रूल्स आना चाहिए, लेकिन ये एनपीआर में पहले रूल्स बनते हैं, एक साल के बाद एक्ट आता है. तो यही हो गया, बच्चा पहले आया है बाप के पैदा होने से पहले. ये है, इसलिए हम कहते हैं कि इस पे स्टे होना चाहिए. सर, एनपीआर इज नॉट a part of Citizenship Act 1955 as amended in subsequent years, sir. Sir, NPR finds a mention in Citizenship, Registration, Citizen and Issue of National Identity Card Rule 2003 which exclusively deal with NRIC. Also, the Citizen Amendment Act 2003 had given umbrella powers to the government to frame the rules without specifying the parameters of such rules, and itself an infirmity in this Amendment Act which cannot be rectified or remediated through executive orders, sir. So, Honorable Speaker, sir, hence we feel that the NPR exercise is totally illegal and invalid as it does not have a statutory backing, sir. Sir, the fact that NPR exercise were conducted in 2010 under the UPA rule and again in 2015 by the BJP government does not confer any legality on NPR exercise proposed to be conducted in 2020, sir. We are totally opposed to the conduct of NPR for obscene reasons, sir. And these rules violate the fundamental right to privacy of citizens' data as held by Supreme Court in Puttaswamy case, sir. Sir, these rules contradict the bar on data confidentiality and usage under the Census Act 1948, sir. Sir, these rules provide no criteria for making a person a doubtful and thus are arbitrary, sir. Sir, these rules do not provide any list of documents
that shall be required for verification of citizen, and thus entire NPR exercise leading to NRIC is capricious, sir. Sir, due to multiple announcements by senior cabinet ministers of the union government, then NRIC will be completed and so-called foreigners deported by the year 2024, as also due to the passage of Citizens Amendment Act 2019, there are widespread public concern, nationwide protest, unrest, and call for a boycott of NPR exercise, sir. Sir, I may also recall what the Parliamentary Standing Committee of Ministry of Home Affairs had acknowledged these apprehensions in its latest report table on 5th of March 2020, and I quote, there is a lot of dissatisfaction and fear among the people regarding the upcoming NPR census. The committee also felt that apprehension should have been duly addressed. The committee further suggests the Ministry of Home Affairs must consider some way out so that the census goes smooth, and express the apprehension that there is a quite chance of entire process of census being hampered in many states. I may point out that there is a danger of the entire process of census itself being derailed in the wake of public mood and agitation on the issue of CAA, NPR, NRC, and their apprehensions that one leads to the other, sir. So this is the reason why I am demanding Telangana government to issue a GO immediately staying the NPR work and coming up with a separate time frame for conduct of house listing operation for the census 2021 as per the Census Act 1948, sir. Sir, I must say that responsibility of ensuring purity and confidentiality of the census exercise lies squarely with the union government. Sir, there are widespread apprehensions about the union government's plan of integration of NPR exercise along the census exercise of house listing operation census 2021. Thus, there is a widespread climate of uncertainty and fear, especially among the marginal section of society due to the union government announcement regarding the proposed NRIC, particular in view of the experience of NRC in Assam, sir. Sir, there is a deep-seated legitimate apprehensions that the NPR data will be used for preparation of NRIC, sir. So 2003 rules and procedures of NPR, sir. Sir, these are the rules and procedures of NCR, sir. There are some important objections that we have with NPR, sir. The first we have mentioned about it is illegal, sir. I have made it very clear, sir. Secondly, the rules are arbitrary and discriminatory. They empower government officers. Sir, they empower the government officers to mark someone as doubtful. Rule 4 under section 4 of 4, sir, 2003 says that any person listed in the local registrar can be marked as doubtful. Now, sir, doubtful mujhe bana diya gaya. Sir, now the burden of proof of citizenship is on the doubtful person himself. The officer need not provide any ground or reason why someone is marked doubtful. Koi wajah, koi reason nahi dega doubtful ke liye. Bas doubtful bol dega. Sir, more importantly, even for crimes as gruesome as murder or rape, the burden of proof is on the prosecution. It is on the prosecution. But for citizenship, the right to have the rights, the burden of proof is solely on the doubtful person. कैसे सर? और उसके साथ ही साथ सर मैं अपने कागजात दे दूंगा, वो आदमी आएगा, डाउटफुल लिख देगा, और डाउटफुल लिखने के बाद मैं डाउटफुल नहीं हूं कहकर मुझे साबित करना पड़ेगा. Sir, there is a difference between the NRC which was conducted in Assam and this NRC, I would say, sir. Sir, वहां पे क्या कहा गया था आसाम में कि अगर मैं हूं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मुझे अपनी शहरियत साबित करना था, मुझे अपनी सिटीजनशिप साबित करना था, मेरी बीवी को अपनी करना था, मेरे बच्चों को अपनी करना था. आसाम में शौहर को मिल गया, बीवी को नहीं मिला, बाप को मिला, मां को नहीं मिला, बाप और मां को मिला तो बच्चों को नहीं मिला, कई बच्चे इनको नहीं मिला. लेकिन सर, in this NPR, sir, here this is the citizenship registration of citizen and issue of national identity card 2003 rules. ये रूल में देखिए साहब, sir, the head of the family, an individual to act as informant. It shall be compulsory for every citizen of India to assist the official responsible for preparing of National Register of Indian Citizen, Rule 4,
and get himself registered in local register of Indian citizen during the period of initialization, it shall be, ab dekhiye sahab, it shall be the responsibility of the head of every family during the period specified for preparation of population register to give the correct details and name and number of members and other particulars as specified in sub rule 3 of rule 3 of the family of which he is the head. वहां पे क्या था, मुझे अपना अपना देना था, यहां पे हेड ऑफ द फैमिली मुझे देना है सर. एंड व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस 2010 NPR, 2015 NPR and now which NPR is going to happen, कि जो डाउटफुल होगा उसको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा. फॉरेन ट्रिब्यूनल, डाउटफुल सिटीजन कहा जा रहा है, मुझे फॉरेन सिटीजन नहीं कहा जा रहा है. तो फॉरेन ट्रिब्यूनल को फॉरेन सिटीजन जा सकता है, डाउटफुल सिटीजन नहीं जा सकता. अ डाउटफुल सिटीजन कैन नॉट गो टू द फॉरेन ट्रिब्यूनल सर. Only foreigner can go to the foreign tribunal. So where would a doubtful citizen go? They are saying detention centers. Sir, detention centers bhi, sir, it is not that sir. Detention centers bol rahe hain, detention center mein dalenge. Sir, we are the signatory of United Nations. Sir, detention center ke ताल्लुक se kya hai? Detention center should not have more than 3,000 inmates. Detention center should have a school, a college. A detention center should have a hospital. Detention center should have 3 football field of open areas. Detention center, एक detention center के लिए 45 crore sir. And one inmate, an amount to be spent on one inmate has to be 1,500. अगर 10 करोड़ लोग अगर आ गए सर, doubtful citizen, 33,000 detention centers होना. 33,000 into 45 करोड़, कितने पैसे हो गए साहब? आप बताइए, ये कौन सी अक्लमंदी है, कौन सी अक्लमंदी है इसमें? I really fail to understand sir. And they would be, sir, इसके बाद doubtful citizen, they would be on the mercy of those in power. छोड़ देंगे उनको, बस फिर लेते रहो. कैसे होगा साहब, ये बताइए. Sir, thirdly, the rules empower not only government officers but even other citizens. Rule 4 of 6A, any person can object to inclusion of any person in the list. Sir, मेरा नाम आ गया तो कोई भी जाकर मेरे नाम पे एतराज कर सकता है. क्या ये कहेगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सिटीजन है, आई डाउट हिज सिटीजनशिप, ये हिंदुस्तान के नहीं है. अब फिर मुझे क्या करना है सर? एक आदमी बोल देगा मुझे डाउट है अकबर साहब के ऊपर, तो अब अकबर साहब फिरते रहना है दफ्तरों को सर? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, कागज देते फिरना है. आप बताइए सर, ये भी है इसके अंदर. तो कैसे, ये तो ब्लैकमेलिंग की बात हो गई सर. और सवाल ये है कि सर मैं हिंदुस्तान का शहरी था 2019 तक, और शहरी होने की हैसियत से मेरा वोट लिया गया, और मेरे वोट की वजह से हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए, और आज उस कुर्सी पर बैठकर हमारे अवाम हिंदुस्तानियों के वोट से मुंतखब होकर वजीर आजम बने, और कुर्सी पर बैठकर हमारी शहरियत पर सवाल उठा रहे हैं. सर, आई डू नॉट नो अगर ये एनपीआर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, सो आई डू नॉट नो वेदर आई वुड बी गिवन द सिटीजनशिप और नॉट. नहीं मालूम. I have been a lawmaker for the last 21 years, and if this NPR is going to be implemented, पता नहीं सर. अगर अब हो गया अप्रैल में, तो फिर आइंदा बजट सेशन में मैं यहां खड़े भी रहूंगा या नहीं रहूंगा, यह भी डाउटफुल है सर. हाँ बताइए, आप बताइए सर, कैसा कानून बनाते? अरे आप इस बात पे गौर करना है सर. सर, NPR is happening at the household family level, therefore whole families and extended families can be marked doubtful sir. सर, और एक सर इंपॉर्टेंट चीज सर, जब मैं आपसे कहा हूं सर, इसमें अगर मैं गलत हूं तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि मुझे करेक्ट करे. सर, पूरे तेलंगाना रियासत में कितने हमारे पास टोटल फैमिलीज हैं सर? 83 lakhs and some change. I might be wrong सर. सर, इसमें कितने जाति घर हैं सर?
कितने जाती घर, मतलब 83 lakh families में how many houses are there which are owned by these families? Sir, the number is 42,32,238. मतलब ये सर 50% of people do not have their own houses. सर मेरी बात को सुनिए, समझिए साहब आप कि सर 50% लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं है। 2010 एनपीआर में वो एक एड्रेस दिया, 2015 में एक एड्रेस दिया, किराए का घर है साहब, कल वहां था, आज यहां है, परसों वहां रहेगा। अब 2019 का एनपीआर जो होगा उसका घर यहां है। जब यहां घर है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेगा कि 10 में वहां था, 15 में यहां था, अब 19 में यहां कैसे बोल रहा है, डाउटफुल हो गया। आप बताइए सर कैसा, हाउ इज दिस? और आज लोग कहते हैं कि यह कानून मुसलमान के खिलाफ है। नहीं, यह सारे गरीबों के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है, सिख के खिलाफ है, ईसाई के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है, एससी के खिलाफ है, एसटी के खिलाफ है, बीसी के खिलाफ है, और बिलखुसूस औरत के खिलाफ है। आप बोलेंगे औरत, सर औरत पैदा होती वक्त एक नाम लेती है और जब शादी करती है तो फैमिली और शौहर का नाम लेती है। हमारे पास भी है। जैसे अगर कोई रजिया है तो रजिया खातून अगर नाम है, शादी होने के बाद वो रजिया बेगम हो जाती है, रजिया बेगम हो जाती है। वैसे ही अपने हस्बैंड का और फैमिली नेम लेती है औरत, तो उसको बोलेंगे बर्थ सर्टिफिकेट आपका ये नाम का है और आपका ये सर्टिफिकेट ये नाम का है, या डाउटफुल, या डाउटफुल। चले गए। एक औरत तो अपना घर बदलती है साहब, उसको कैसा करेंगे? तो ये ऐसी चीजें बनाए हैं। सर मैं जब औरत की बात कर रहा हूं, मुझे अफसोस के साथ, शर्म के साथ, बड़े ही दुख के साथ एक बात कहना है, अफसोस के साथ कह रहा हूं सर, बड़े ही दर्द के साथ, तकलीफ के साथ, कर्ब के साथ कहूंगा सर, दिस इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अपडेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सर इसमें देखिए सर, पेज नंबर 17, फोर्थ उसमें सर कहा गया है, इफ अ वुमन इज नॉट एबल टू टेल हर एज एट द टाइम when the first child was born, try to ascertain her age at the time of marriage. At the time of marriage. उसके बाद क्या लिख रहे हैं देखिए साहब, कितना अफसोस होता है, मुझे पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। मैं माफी चाह रहा हूं आपसे, इस ऐवान से पढ़ने से पहले, बिलखुसूस मेरी खवातीन कोलीग से माफी चाह रहा हूं। सर उसमें लिखा हुआ है कि ascertain her age at the time of marriage और her age at the time of consummation of marriage. Consummation of marriage? Shame on them, I would say. Shame on these writers. Is this the word which is supposed to be used? मेरी मां और बहन की इज्जत के साथ यह खेल, मेरी औरत के साथ यह खेल। मेरी औरत मतलब मैं ये ना समझे कि मैं मुसलमान औरत के बारे में कह रहा हूं, मेरी हिंदुस्तानी मां और बहन के खिलाफ है ये कहूंगा। हाउ कैन यू यूज दिस कंज्यूमेशन? अफसोस है साहब, ऐसे गंदे कानून ऐसा बताते हैं। इस वास्ते हम कह रहे हैं कि इस कानून को खत्म करना है। शादी की तारीख बोलो, उसके बाद ये बोलो, क्या है सर ये हुकूमत कहां ले जा रही है इस मुल्क को? ये दिल्ली की सरकार कहां ले जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, कहां ले जा रहे हैं आप? कहां ले जा रहे हैं इस मुल्क को अमित शाह साहब? क्या ये अखलाक है? ये औरत का सम्मान है? क्या औरत के सम्मान को आप इस तरीके से ठेस पहुंचाएंगे? आप बताइए। यही बातें हैं जो हम कह रहे हैं सर। और अगर हम आगे जाते हैं सर, द रूल से दैट ऑफेंस, more important, so the rules say that an offense to not provide information or not provide correct information, will this not
be misused against such person? ये तो मैं बोल चुका हूं सर. हाँ सर. Now, under the state list, Schedule 7, the Constitution, Police, Public Order and State Public Service Commission and State Public Service are all exclusive domain of state. The union cannot interfere in this aspect in any manner. NPR will compel state government employees to be shifted from essential work that they are undertaking and to participate in this illegal exercise. Similarly, NRC is likely to endanger those belonging to marginalized communities, will definitely cause harm to the public, sir. Sir, under Section 27 of Right to Education Act, no teacher shall be deployed for any non-educational purpose other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to election. Sir, therefore, requiring teachers to participate in NPR is illegal, sir. Illegal. And that will violate the Right to Education Act. टीचर्स के खिदमात नहीं ले सकते हैं सर. सर और एक चीज सर कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि देयर आर 1.77 मिलियन होमलेस पीपल. सवाल यह है सर, होमलेस आदमी के पास कोई सर्टिफिकेट होगा? होमलेस पीपल सर. सर द लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट सेज दैट कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है 50% से जायद अर्बन एरियाज में आ चुका है. रूरल एरियाज में 40%, 45% रह रहा है. सर माइग्रेशन होता है. यहां पे ओडिशा के कई लोग आके लेबर की तरह काम करते हैं. लेबर साइट पे रहता है. उन्हें कहां से डिटेल देगा, कैसा डिटेल देगा? आप 370 को खत्म करके हिंदुस्तान का हिस्सा बनाए बोलते हैं, लेकिन इससे आप क्या कर रहे हैं? सर आसाम में एक जो टोटल जो खर्चा आया साहब, 7,000 करोड़ का खर्चा आया. कौन खर्चा साहब? आसामी खर्चा. उसको ट्रैवलिंग करना था, जाना था, कागज देना था. 7,000. गवर्नमेंट का कितना? 1,600 करोड़. यहां पे भी आप क्यों खर्च रहे हैं इतना पैसा? अरे ये पैसा गरीबों पे खर्च कीजिए, यतीमों पे कीजिए, माल न्यूट्रिशन पे खर्च करिए, भूख पे खर्चिए, प्यास पे खर्चिए. नहीं, हम इस पे करेंगे. सर टू गो मोर फर्दर अहेड सर व्हेन आई से दैट, ये भी कहूंगा. हां सर, इंपॉर्टेंट चीज सर. सर नो सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर. आई रिक्वेस्ट सर, मैं बिल्कुल अच्छी बातें कर रहा हूं, सही. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम दीजिए सर. सर इंपॉर्टेंट बात सर, कई बच्चे ऑर्फन रहते हैं सर. कई बच्चे अबैंडन भी कर देते हैं पेरेंट्स. ये रूल में, एक्ट में उनके बारे में कुछ नहीं किया गया. वो अबैंडन चाइल्ड जिसको खुद को नहीं मालूम कि उसका बाप कौन है, उसकी मां कौन है, उसके बारे में नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया. ऑर्फनेज के बारे में कुछ भी नहीं सर. ये इस वास्ते हम कह रहे हैं कि आप इसको खत्म करिए सर. एंड गोइंग फर्दर अहेड, इट वाज रिपोर्टेड इन द Tribune 4 January 2018 that in the black market one could buy 1 billion Aadhaar details for rupees 500 in 10 minutes, sir. Sir, we are ourselves aware that in February 2019, state government data from Smart Pulse survey, which was linked to state resident data hub containing demographic data of Aadhaar and electoral rolls prepared by the ECI, were allegedly misused by the TDP. Sir, this is being investigated by Cyberabad police. Now, if we cannot be assured of security of our own private information, what happens with the citizenship status if that is also linked to such information, sir? आज यही कर रहे हैं. एनपीआर को आधार से लिंक करेंगे. सर कहां है सिक्योरिटी बताइए. सर आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. बार बार ये कह रहे हैं कि सिटीजन शुड हैव एन आइडेंटिटी कार्ड. सर मेनी कंट्रीज are doing away with the citizenship card. Why? I'll give you the example, sir. Sir, I have the details of my daughter is studying in United Kingdom. Sir, she's doing a law. My daughter had sent me the details and she said that, see this here in the year, sir, Identity Card Act was repealed by the Identity Document Act 2010 on 21st January 2011 in entire UK. क्यों साहब? इस वास्ते कि ये लिंक रहने से
एक आदमी का लोकेशन पर पता हो जा रहा है, उसकी प्राइवेसी मार खा जा रही है, सब कुछ होने के बाद में सर दे फिनिश दिस। सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक कार्ड देते हैं सर। आई हैव द स्टेटमेंट, द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर of then sir Hon Kinkling MP said, I have always called in the strongest term for the national identity registration to be scrapped, and it was one of the things that the coalition pledged to do. I am delighted that the Damien has today laid to rest once and for all, sir. The ID card scheme was direct assault on the liberty, something to be precious, to be tossed aside, and something which this government is determined to restore. आप बताइए सर, जब यूके में खत्म हो गया है, चौतरफ खत्म कर रहे हैं, आप क्यों करना चाहते हैं सर? एंड टू गो फर्दर अहेड सर, द न्यू क्वेश्चन that was asked in NPR 2010-50 relating to ancestor and Aadhaar number etc. has their popular fears, sir. So there is a countrywide agitation that has given a call for boycott of NPR due to a reason mentioned above, and state governments have also received several representation from civil society organization, people movement. The state government has received a representation and feedback from state government employees that they fear a confrontation to the mixing of census exercise and NPR exercise, and apprehensions have been expressed. The state government employee may not be able to discharge their duties without fear, sir. More than 100 esteemed economists of the country have also expressed their opinion in writing the NPR exercise should be dealing from the census exercise, and that the census exercise should be saved under all circumstances, sir. Since there is a link between CA, NPR, NRC, our party has been totally opposed to CA. When the BJP government brought the Citizens Amendment Act Bill 2019 in the Lok Sabha in December 2019, my party president and the Honorable Hyderabad MP, Barrister Asaduddin Owaisi Sahab, tore up the bill in the House and reminded the Parliament that he was following in the footsteps of the father of the nation, Mahatma Gandhi, who had turned up the similar citizenship bill while Gandhi was in South Africa, sir. Sir, I point out earlier that TRS was among the parties that opposed the legislation, and we are grateful to Janab KCR Saab for this gesture, sir. For the first time in the history of independent India, the CAA has incorporated religious qualifications, sir. The CAA confers citizenship on persons belonging to 6 minority communities from neighboring countries, sir. CAA exempts person belonging to Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Christian community from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, and from being treated as an illegal migrant provided that they enter India on or before 31st day of December 2014, sir. Sir, it is evidently clear that this legislation is discriminatory, arbitrary, and it not only violates the constitutional values of equality and secularism, sir. So the CAA also fundamentally alters the criteria of citizen, making the religion-based and criteria an accelerated path to citizenship for any person from these 6 communities, sir. Sir, I may recall that the Prime Minister, the Union Home Minister, and many senior officials reportedly reiterated their resolve to implement National Register of Citizens, sir. Sir, this includes statement to the same effect by Union Home Minister in Lok Sabha on the 9th December 2019 and the Rajya Sabha on the 11th of December 2019. When read along with the procedure provided for NRC, it is evident that the CAA is meant to act as a safety measure for any non-Muslim excluded from the NRC, sir. अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए, डाउट को क्लियर कर दीजिए. मैं अमित शाह साहब से कहना चाहता हूं, if there was any doubt about the purpose of CAA, the same was clarified by the Finance Minister of Assam as well as Union Minister, who said that the CAA would shield 5 lakh Hindus who did not make to NRC in Assam, sir. So it may be necessary to recall what happened in the implementation of NRC in Assam, sir, which I have already told. Sir, the final list has excluded 19,06,657 persons and 3.11 crores were included, sir. सर, तो यही एक खदशा है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आज आप ये एनआरसी पर, एनपीआर पर रोक लगाएं और इसको देखें. सर, व्हेन आई से अबाउट आसाम, सर आसाम में टोटल requirement of the staff was 50,000, sir. More than 50 people were documented to have committed suicide, sir. From the exclusion for NRC, it was reported that 2.5 lakh objections were filed against people living in NRC, sir. Moreover, people are subject to immense trauma and even harassment during, sir. Sir, it must be noted that state government of Assam has now chosen to reject the NRC in exploring option including re-verification. जब वो लोग ही रिजेक्ट कर रहे हैं, री-वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों एनपीआर करें और एनआरसी करें? ये एक सवाल है, सर. Sir, in contrast, the central government had consistently promised a nation where NRC, this duality of government policy pertaining to NRC is clear evident
that this exercise places an unnecessary burden on common people and that there is no express public interest that it is served by the nation NRC, sir. So the moreover, the NRC will require every individual to live in uncertainty in the status as citizen, sir. Sir, मेरे पास लिस्ट है सर, इंडियन एयरफोर्स के वेटरन was excluded, sir. सर मेरे पास पूरे नाम है सर, कई लोग सर इंडियन एयरफोर्स के हैं, चबिंद्रा शर्मा सर, विश्वनाथ चरीली इन आसाम सर, उनका नाम नहीं आया. साहित्य एकेडमी विनर दुर्गा खटीवाड़ा, whose father Abhi Narayan Khatiwada name figure in 1950 NRC was excluded, sir. ये खुदकशी कर ली सर. 10 मिनट में खत्म करूं, 10 मिनट सर, बड़ी मोजरत के साथ सर, 10 मिनट सर. सर मंजू देवी, द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ Chabilal Upadhyay is also in the excluded list, sir. Sir, Sabiwal Biswas, 73-year-old retired State Bank of India officer, now seems totally helpless after he didn't find his name along with his wife and daughter in the final NRC, sir. ये लोग पूरे इतने बड़े बड़े लोग, ये लोग खुदकशियां तक करें हैं सर. सर हर वक्त बोलते हैं कि मुसलमानों के नाम लेता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कितने हिंदू लोग हैं जिनके नाम नहीं आए, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो परेशान है बल्कि खुदकशी कर लिए हैं सर. सर एक कारगिल के वॉर में जो थे खड़े हुए मोहम्मद सनाउल्लाह, उनका नाम भी नहीं है सर. तो आप बताइए, तो सवाल यह है कि आप ऐसे कानून क्यों लाते हैं जिसकी वजह से आज ये लोगों को हार्डशिप हो रही है. सर मैं इसके साथ साथ मैं ये भी कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा सर कि दिस विल नॉट ओनली इंपैक्ट those who are unlikely to understand the complex legal procedures, but also those who historically were never issued government documentation to prove the birth certificate and a place of birth, sir. Sir, when I talk about birth certificate, sir, let me come on record and say that, sir. Sir, Hyderabad city में आज भी non-institutional births का percentage 7% है, sir. 7%. मतलब घरों में पैदा होते हैं आज भी. सर जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से सिर्फ 30% को बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है. सर 2003 में बर्थ सर्टिफिकेट्स का जो बैकलॉग था, वाजपेयी हुकूमत ने एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा क्लियर किया. सर अगर हम देखते हैं सर तो 70% इंडियन डू नॉट हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट सर आज भी. एंड वी हैव स्पेंट सो मच ऑफ मनी ऑन आधार कार्ड सर, 126 करोड़ सर. आप बताइए सर 126 करोड़ है आधार कार्ड. हमारे पास वोटर कार्ड है 91 करोड़ के, पैन कार्ड है 42 करोड़ के, पासपोर्ट है 7.2 करोड़ सर. अगर हम परसेंटेज लेते हैं सर, आधार कार्ड का 93% और वोटर्स का 68% और पैन कार्ड का 31%, पासपोर्ट का 5.3 सर. एंड वी हैव स्पेंट सो मच ऑफ मनी ऑन मेकिंग दीज कार्ड्स, और फिर आज हम फिर नए कार्डों के जरिए आज हम और खर्चा करना चाह रहे हैं सर. सर बाय इंसिस्टिंग ऑन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड मैंडेटिंग एनरोलमेंट, it specifically penalized person for disabled women, Dalit, Adivasi and economically weaker sections, sir. It has already been pointed out that as a result of CAA, the NRC impact on Muslims with the most stark and direct, sir. Sir, excluding disadvantaged group and further entrenching their inequality is obviously a threat to public order, sir. As such, the possible implementation of NPR NRC interferes with the state government powers and responsibility to maintain public order in Telangana and prevent the deepening social fissures, sir. Furthermore, it directly contradicts the power of the state government to provide relief to the disabled and unemployable under entry 9 of the state list, sir. Sir, instead of relief, NPR NRC is likely to inflict further harm to the person with disabled and other groups that face social discrimination, sir. By virtue of entry 41 the state list, the state is competent to address my matter pertaining to the State Public Service Commission, sir. Sir, going further ahead, sir, and concluding, I would like to recall and say that, sir, before I highlight the demand on issue of CA, NCR, NRC, I would like to draw the kind attention of KCR Saab to the notification and activities of state government with this regard to NPR, sir. Sir, I would like to recall the Telangana Rashtra Samiti was the only few party that had opposed, sir, and I welcome that CA के लिए मैं ममनून हूं, आपका फिर से कह रहा हूं और मशकूर हूं, sir. Sir, now I'd like to highlight the demands of our party on the issue of CA and NPR, sir. Sir, I would urge the Telangana government, sir, I would urge the Telangana government under the stewardship of Honorable KCR Saab to initiate urgent steps in this regard, as the House have
listing operations are to commence from 1st of April 2020, sir. That is just 3 weeks' time, sir. Sir, we earnestly request CM Saab to immediately stay any work on the updation of NPR after consultation with other states, including the Kerala government. जिस तरीके से स्टे दी है, वैसे ही आप भी स्टे दिए. मैं आपसे यह मुतालबा करता हूं, sir. We also urge the Telangana government to ensure that citizens residing in Telangana are protected from arbitrary and discriminatory measures such as NRC, sir. So we would request the state government to ensure that the conduct of state public service is in accordance with the provisions of Constitution of India and not contrary to them, sir. So we urge the Telangana government to ensure peace and social harmony in the state and to prevent any threat to public order as likely result NPR NRC, sir. Lastly, we urge the Telangana government to file a petition in the Supreme Court under Article 130 of the Constitution of India questioning the enforcement of CAA 2019 and validity of rules framed under the Citizenship Amendment Act 2003 for conduct of NPR. The provisions under Article 131 permit the state to move against the Government of India on any question on which the existence of an extent of a legal right depend. In this case, the right pertain to the right to equality and freedom of religion enshrined under Article 14 and 25 in Part 3 of Constitution. Moreover, the CAA, our opinion, is not only ultra-virus specific constitutional provision but also violates the basic structure of Constitution. We earnestly hope and trust the Honorable Chief Minister Saab would respond to our specific request and demand and announce the measures to stay the NPR exercise and confine the first phase of census work to house listing operation and housing census, sir. We would extend our fullest cooperation to the Telangana government in its endeavor to oppose CAA, NPR, NRC, sir. मैं फिर से खत्म करते हुए केसीआर साहब का ममनून हो, मशकूर हो और रियासत मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मेरे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और पार्टी के कारकुन और रियासत के सारे मुसलमानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब कि ऐसे वक्त में जब हर किसी ने हमारा 70 बरस तक इस्तेमाल करने के बाद अपना दामन हमसे छुड़ा रहे थे, वैसे वक्त में आपने हमारा हाथ थामा है. हमारा वादा है कि हम भी कभी आपके हाथ को नहीं छोड़ेंगे और हम आपके हाथ को थामे रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिरका परस्तों से लड़ते रहेंगे और कभी भी इन फिरका परस्तों के सामने झुकेंगे नहीं, न घबराएंगे. हम मुकाबला करेंगे इनका और अपना दस्तूरी हक जो है उसको हासिल करेंगे और अपनी जिद्दोजहद की लड़ाई और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे. हम हक परस्तों की आवाज है, हक की आवाज को कोई नहीं दबा सकता और कोई हमारी आवाज को नहीं दबा सकेगा. हम लड़ेंगे.